हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन उचित है। तो इस प्रश्न की विकल्प दिए गए हैं हमारे पास। हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है। और हेनले लूप की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास हेनले का लूप। तो लिखते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप जो है यह नेफ्रॉन का, तो लिखते हैं नेफ्रॉन का, या फिर जिसे वृक्क कहा जाता है, उसका यह नलिकीय भाग होता है। और हेनले की लूप जो है इसकी मुख्य दो भुजाएं होती हैं। एक तो होती है अवरोही भुजा, तो लिखते हैं अवरोही भुजा। तो नेफ्रॉन की जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है वह अवरोही भुजा में खुलती है, और फिर आगे की ओर यह बनाती है आरोही भुजा। तो लिखते हैं आरोही भुजा। तो दो भुजाएं जो हैं हेनले के लूप में पाई जाती हैं। यदि अवरोही भुजा की बात की जाए तो यह जल के लिए तो पारगम्य होती है। तो लिखते हैं जल के लिए, जल के लिए तो पारगम्य होती है अवरोही भुजा, परंतु यह विद्युत अपघट्यों के लिए, तो लिखते हैं विद्युत अपघट्यों, विद्युत अपघट्यों जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इनके लिए ये होती है अपारगम्य। विद्युत अपघट्यों के लिए अपारगम्य, अपारगम्य होती है। अर्थात हम कह सकते हैं हेनले लूप की अवरोही भुजा से केवल जल का पुनरावशोषण होता है, विद्युत अपघट्यों का पुनरावशोषण नहीं होता। और यदि बात की जाए आरोही भुजा की, यह जल के लिए अपारगम्य होती है। तो लिखेंगे जल के लिए अपारगम्य होती है यह आरोही भुजा, परंतु यह विद्युत अपघट्यों के लिए जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इन आयनों के लिए ये पारगम्य होती है। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत विद्युत अपघट्यों, विद्युत अपघट्यों के लिए के लिए पारगम्य होती है, के लिए पारगम्य होती है। तो हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन उचित है। तो चलिए देखते हैं कथनों को। पहला कथन दिया गया है, विकल्प ए है हमारे पास, हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है। तो हेनले लूप की जो आरोही भुजा होती है यह जल के लिए अपारगम्य होती है। तो हमारा जो पहला विकल्प है ये बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। बी विकल्प दिया गया है, हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु यहाँ पर हमने समझा है अवरोही भुजा जो है हेनले लूप की, यह जल के लिए पारगम्य होती है। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है, हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है। तो यहाँ देख सकते हैं जो हेनले लूप की आरोही भुजा होती है यह जल के लिए अपारगम्य है। तो हमारा तीसरा कथन जो है ये भी गलत है, सी विकल्प गलत होगा। डी विकल्प दिया गया है हमारे पास, हेनले लूप की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य है, जबकि हेनले लूप की अवरोही भुजा जो है यह विद्युत अपघट्यों के लिए अपारगम्य होती है। तो हमारा डी विकल्प, डी कथन भी गलत है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।